Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। माय नेम इज़ कैसर वाजिद। आई एम द स्टूडेंट ऑफ एमएलटी फिफ्थ सेमेस्टर। आज का जो हम पढ़ने वाले हैं लेबॉरेटरी इक्विपमेंट वो है हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र हमारे पास सीबीसी एनालाइज़र हम इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें सीबीसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है, कंप्लीट ब्लड काउंट हमें देती है। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन होता है हमारे पास, और ये ब्लड की डिटेल कंपोनेंट्स हमें देती है। ब्लड के अंदर हमें पता है कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, फिर इसके अंदर भी अपने अपने कंपोनेंट है, तो उसका हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देती है। और ये इंतहाई शॉर्ट टाइम में और एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। ये स्पेशलाइज्ड है सीबीसी के लिए। और ये हमें कौन कौन से कंपोनेंट बताता है। आरबीसी के बारे में हमें मालूमात देती है, डब्ल्यूबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन हमारे साथ ऑक्सीजन कैरियर है आरबीसी के अंदर, हेमाटोक्राइट्स, इसके बारे में हमें मालूमात देती है। आरबीसी के अब पढ़ेंगे हम आरबीसी के अंदर हमें कौन कौन से वैल्यूज़ देता है, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमें मालूमात देता है। आरबीसी के अंदर हमें सबसे पहले एमसीयू देता है, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम के बारे में हमें बताता है, आरबीसी के वॉल्यूम के बारे में, मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन, मीन करपस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, वेड्थ, इनके बारे में हमें बताता है। ये सब आरबीसी के एंडीज है। डब्ल्यूबीसी के बारे में हमें कौन कौन से चीज़ें बताता है। डिफरेंशियल काउंट हमें बताता है परसेंटेज में, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें बताता है, और भी एब्सोल्यूट वैल्यू भी हमें बताता है। हमें पता है डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 मतलब सब टाइप्स है, मोनोसाइट्स, इजिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट्स, और इनके अपने अलग अलग फंक्शन है और स्ट्रक्चर भी इनके डिफरेंट है। अब हम आते हैं प्लेटलेट्स की तरफ कि हमें प्लेटलेट्स में हमें ये क्या क्या चीज़ें बताता है। प्लेटलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वेड्थ PDW के बारे में हमें इल्म देता है। मीन प्लेटलेट वॉल्यूम के बारे में हमें बताता है। प्लेटलेट्स क्रेट, इसके बारे में भी हमें बताता है, इल्म देता है कि। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, हेमाटोलॉजी एनालाइज़र की हिस्ट्री, कि ये कब आया है, अगर जब ये नहीं था तो लोग किस तरह से बीसी करते थे। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी वेरियस ब्लड टेस्ट लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट और परफॉर्म मैनुअली। एट द बिगिनिंग, स्टार्ट के 20th सेंचुरी के स्टार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड जो टेस्ट थे, ब्लड से जो टेस्ट हम करते थे ब्लड टेस्ट, तो ये मैनुअली करते थे हम। अब मैनुअल किस तरह करते थे वो अभी आगे आते हैं, हम तरीके बताते हैं इसके। द ब्लड फ्रॉम ईच सैंपल वाज डाइल्यूटेड एंड मैनुअली counted of cell using a mathematical formula was done which took around 20 to 30 minutes। हाँ, ब्लड को हम लेते थे, उसको हम डाइल्यूट करते थे, डाइल्यूट करने के बाद हम उसका स्लाइड बनाते थे, उसके बाद फिर उसको ड्राई के लिए रखते थे, ड्राई होने के लिए रखते थे। उसके बाद ड्राई होने के बाद हम उसको स्टेन करते थे। जब ये अच्छे से स्टेन होता, स्टेनिंग के लिए तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते थे। जब ये स्टेन होता है उसके बाद हम उसको फिर वॉश करते थे, टैप वाटर से, नॉर्मल से लाइन से हम वॉश करते थे। अच्छे से वॉश करने के बाद हम इसको फिर से ड्राई होने के लिए रखते थे। जब ये ड्राई होता था उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते थे। माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस के ज़रिए हम देखते थे, ऑयल इमर्जन लेंस जो होती है हमारे पास 100x, उसके ज़रिए से हम इसको देखते थे। और 40 पे हम फोकस करते थे और 100 पे हम देखते थे। साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड हम यूज़ करते थे। हमें पता है कि साइनोमेथ हीमोग्लोबिन क्या है। साइनोमेथ हीमोग्लोबिन, एक हमारे पास मेथ हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी के अंदर होता है। साइनोमेथ हीमोग्लोबिन आरबीसी से जब हम हीमोग्लोबिन बाहर निकालते हैं तो इसको हम साइनोमेथ हीमोग्लोबिन कहते हैं। द साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड वाज यूज्ड along with spectrophotometer and the NDs were calculated। All the procedure from the smear making to stain were performed individually with duplicate testing to compare the result। The whole procedure would take over 2 hours। ये सारा जो प्रोसीजर था जो हम करते थे मैनुअल तरीके में, तकरीबन ये
लेता था 2 घंटे लेता था। इसके बाद जब 1953 में वेल काउंटर एक साइंटिस्ट था, इसने कोल्टर प्रिंसिपल जो था एक कोल्टर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया फॉर काउंटिंग ऑफ सेल एंड अदर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड यूजिंग इम्पीडेंस मेजरमेंट। ये हमारे पास इम्पीडेंस मेजरमेंट की एक प्रिंसिपल है, ये यूज़ करता था कोल्टर प्रिंसिपल, और इसके ज़रिए से हमें ब्लड के अंदर जितनी भी कंपोनेंट्स है उसकी काउंटिंग के लिए हम इस प्रिंसिपल को यूज़ करते थे। कोल्टर प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस के ज़रिए हमें सेल की काउंटिंग देता था। 1956 में जब पहला मॉडल आया था, मॉडल ए, जो कोल्टर प्रिंसिपल पे काम करता था और रेड ब्लड सेल सैंपल को 10 मिनट में हमें वो काउंट करके इंडीज़ जो थे वो काउंट करके देता था। यकीनन ये बड़ी अचीवमेंट थी लेबॉर्ट्री में, क्योंकि इससे पहले हम सीबीसी करते थे, 2 घंटे हम लगते थे ना सीबीसी करने में। तो ये जब कोल्टर ने प्रिंसिपल बनाए जो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस पे काम करता है, तो ये जब उसने इस्तेमाल किया तो सीबीसी 10 मिनट तक आ गई। 10 मिनट में पूरी सीबीसी होती थी मैनुअल तरीके से। और ये जो पहला जो था ना मॉडल ए, इसके लिए हम डाइल्यूशन मशीन के लिए डाइल्यूशन हम खुद करते थे, जैसे साइड में देख सकते हो ना, डाइल्यूशन हम खुद करते थे, फिर मशीन को देते थे, मशीन रिज़ल्ट देता था। फिर इसके बाद 1968 में फुल्ली ऑटोमेटेड हेमाटोलॉजी एनालाइज़र जो था वो मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसका मॉडल था मॉडल एस, नेम था मॉडल एस, जिसको हम मॉडल एस के नाम से जानते थे। तो इस के अंदर फुली ऑटोमेटेड था, ये डाइल्यूशन खुद अंदर करता था और रिज़ल्ट भी पर देता था। इसके बाद आते हैं हम प्रिंसिपल पर कि हेमाटोलॉजिकल एनालाइज़र कौन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। 3 मेन प्रिंसिपल ऑन व्हिच हेमाटोलॉजी एनालाइज़र वर्क। एक है इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, एक दूसरा है फ्लो साइकोमेट्री, तीसरा है फोटोमेट्रिक मेथड ऑफ हेमोग्लोबिन। इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस, over 98% of the hematology analyzer use this principle which is also known as Coulter principle। 98% हेमाटोलॉजी एनालाइज़र जो है यही प्रिंसिपल यूज़ करता है, जिसको हम कोल्टर प्रिंसिपल भी कहते हैं, जो हमने आगे वो डिस्कस भी किया था हिस्ट्री में, उसके ज़िक्र भी किया था कि कोल्टर प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल होता है, अभी पूरा इधर डिस्कस करेंगे। कोल्टर प्रिंसिपल ऐसा होता है कि इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं सॉल्यूशन के अंदर, और ये इलेक्ट्रोड आपस में जो सेपरेट करते हैं ये हम एक ग्लास ट्यूब के ज़रिए सेपरेट करते हैं, ग्लास अपर्चर। द 2 इलेक्ट्रोड इज प्लेस इन अ सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ग्लास ट्यूब हैविंग अ स्मॉल अपर्चर। अपर्चर मीन छोटा सा उसके अंदर सुराख होता है। द वैक्यूम इज अप्लाइड इन एज अ रिजल्ट सेल पास इनटू द अपर्चर। जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं, वैक्यूम ट्यूब के अंदर से जब सारा हवा हम निकालते हैं, उसके अंदर वैक्यूम बच जाता है, वैक्यूम बन जाता है। A vacuum is applied as a cell pass through aperture, flow of current is impeded and voltage pulse is generated। जब हम वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो जब सेल अपर्चर के ज़रिए से अंदर जाता है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पल्स हमारे पास क्रिएट करता है, वोल्टेज पल्स हमारे पास क्रिएट करता है। इस तरह करते हैं। जब ये हमारे पास सेल जा रहा है, जब ये इधर से 2 इलेक्ट्रोड के बीच से जब गुजरेगा अपर्चर के ज़रिए से, अपर्चर से जब ये जाएगा तो हमारे पास उधर सिग्नल आता है, वोल्टेज शो करता है। इसके बाद आता है दूसरा प्रिंसिपल है फ्लो साइकोमेट्री। फ्लो साइकोमेट्री हम क्यों कहते हैं इसको फ्लो साइकोमेट्री इसलिए कहते हैं कि इसमें हमारे पास ब्लड जो होता है वो मूविंग करता है, और एक हमारे पास इधर फ्लो साइकोमेट्री मेथड है, उसके ज़रिए से हम इसको काउंट करते हैं। फ्लोस दिस इज़ यूज इन 5 पार्ट एनालाइजर फॉर वाइट ब्लड काउंटिंग, डिफरेंशियल काउंटिंग। फ्लो साइकोमेट्री हम वाइट ब्लड सेल के डिफरेंशियल काउंट के हम यूज़ करते हैं, और ये 5 पार्ट एनालाइज़र में यूज़ होता है। ये टेक्निक हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसके रिएजेंट हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि इसके ज़रिए से हम वाइट ब्लड सेल की मॉर्फोलॉजी मालूम करते हैं। वाइट ब्लड सेल में हमें पता है कि 5 इंडीज़ है, तो इसके सारे के मॉर्फोलॉजी हमें मालूम करते हैं, इसी वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
इसके बाद आते हैं उसके मेथड पर कि किस तरह ये फ्लो साइकोमेट्री से हम किस तरह मालूम करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि नोज़ल है, नोज़ल के बाद लेज़र है, लेज़र लाइट थ्रू हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग सेल आर पास थ्रू अपर्चर इन अ सिंगल फाइल। ये सैंपल के ज़रिए से हमारे पास बहुत ज़्यादा वो सेल आ रही है एग्रीगेट फॉर्म में। इधर से हम हाइड्रोडायनामिक फोर्स हम अप्लाई करेंगे। हाइड्रोडायनामिक फोर्स के ज़रिए से ये सारे सेल एक ही डायरेक्शन में आएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। A laser beam then focus on these cells and they pass in a single line file। सिंगल फाइल की सूरत में ये जब पास होंगे तो इस पर लेज़र लाइट पड़ेगा। लेज़र लाइट जब पास उसके लेज़र लाइट जब इस पर पड़ेगा तो ये हमें इधर शो होगा। इसकी हमें सारी वो अंदर जो डायमीटर होता है, ग्रेनुलरिटी होती है, इनर जो कॉम्प्लेक्स होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताता है। इसके बाद आता है फ्लोरेसेंट फ्लो साइटोमेट्री used in some instrument where fluorescent reagents are used to identify specific cell population। फ्लोरेसेंट फ्लो साइकोमेट्री हम उस में यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफिक सेल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके लिए हम रिएजेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट, उसमें हम फ्लोरेसेंट फ्लो साइकोमेट्री यूज़ करते हैं। Principle is same as that the flow cytometry and addition use fluorescent dye to reveal the nucleus plasma ratio of each stem cell। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है फ्लो साइकोमेट्री की तरह, लेकिन इसमें हम फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करते हैं जो रिवेल करती है न्यूक्लियर प्लाज्मा रेशो ऑफ ईच सेल स्टेन सेल। स्टेन सेल के हमारे पास जो रेशो होती है वो हमें बताती है। और fluorescent flow cytometry is mainly used for the analysis of platelets, nucleated RBC and reticulocyte। ये जब इन सब के बारे में भी हमें बताता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी के बारे में, प्लेटलेट्स के बारे में और रेटिकुलोसाइट के बारे में, क्योंकि नॉर्मल रेटिकुलोसाइट जो होता है वो बोन मैरो के अंदर होते हैं। Photometric method of hemoglobin RBC are lysed and hemoglobin is released and converted into colored measurable compound। RBC के जब हम लाइसिस करते हैं और हेमोग्लोबिन बाहर आता है तो हम इसको फिर मेजर करते हैं कलर कंपाउंड में। जब ये कन्वर्ट होता है तो हम इसको मेजर करते हैं। दिस इज़ डन बाय एडिंग पोटाशियम साइनाइड एंड फेरिक साइनाइड। ये हम किस तरह करते हैं? पोटाशियम साइनाइड से हम करते हैं। फेरिक साइनाइड जब हम इसमें ऐड करते हैं तो आरबीसी की लाइसिस होती है, मगर मोस्टली हम एसिटिक एसिड नॉर्मली लैब में जब हम यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। ये एसिटिक एसिड आरबीसी की लाइसिस करते हैं, मेथ हेमोग्लोबिन को सायानोमेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करते हैं। सायानोमेथ हेमोग्लोबिन जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट जब उस पर पास करते हैं तभी हमें उसका पता चलता है कि कितना हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हमें फिर पता चलता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ज़रिए से हम उसको मालूम करते थे। मोनोक्रोमेटिक लाइट हमारे पास वो लाइट होता है जिसका सिंगल वेवलेंथ हो, जैसे 540 नैनोमीटर सिंगल वेवलेंथ है। ये हम उस पर पास करते हैं और ये हमें बताता है कि कितना कंसंट्रेशन ऑफ हेमोग्लोबिन है। द HGB concentration is then determined by the result produced by the photoelectric calorimeter। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ हेमाटोलॉजी एनालाइज़र की तरफ। हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के हमारे पास 2 टाइप है और ये टाइप हम किस बेस पे करते हैं? वाइट ब्लड सेल के डिफरेंट टाइप्स के बेस पे हम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र के टाइप डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास 3 पार्ट भी है और 5 पार्ट भी है। अभी हम आते हैं इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। 5 पार्ट डिफरेंस सेल काउंटर और 3 पार्ट डिफरेंशियल सेल काउंटर में डिफरेंस क्या है? 3 पार्ट इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस पे काम करता है और साइज़ और वॉल्यूम ऑफ सेल हमें बताता है, जबकि 5 पार्ट जो होता है फ्लो साइकोमेट्री पे हम काम करता है जो हमें ग्रेनुलरिटी, डायमीटर, इनर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल हमें बताता है। डिफरेंशिएट 3 पार्ट्स।
3 पार्ट्स हमें न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट एंड मैक्सिल काउंट देता है, जबकि 5 पार्ट जो होता है वो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इज़ोनोफिल एंड बेसोफिल अलग से देता है। इसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट्स पार्ट्स की तरफ। हेमाटोलॉजी एनालाइजर में कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले और ग्राफिक्स स्क्रीन। इस पे हमें क्या क्या नज़र आएगा। मेन्यू एंड फंक्शंस आर डिस्प्लेड। मेन्यू डिस्प्ले बार्स हमें नज़र आएंगे। इसके बाद हमें नज़र आएगा सैम्पल आईडी। सैम्पल आईडी जो हमें नज़र आ रहा है 9112, ये हमें सैम्पल आईडी देंगे। इसके बाद हम मोड नज़र आएगा, मोड के कौन से मोड में है, होल ब्लड मोड में है। सैम्पल आईडी के साथ हमें जो WB नज़र आ रहा है ये हमें बताता है कि ये होल ब्लड से ये सैंपल लगी है और ये टेस्ट लगा है। या प्री डाइल्यूशन अगर हम लगाएंगे तो उधर WB की जगह प्री डाइल्यूशन लिखा होगा। प्री डाइल्यूशन हम किस टाइम लगाते हैं, जब ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो तब हम प्री डाइल्यूशन लगाते हैं। तो प्री डाइल्यूशन में हम नॉर्मल सलाइन ब्लड के साथ ऐड करते हैं। फिर एनालाइजिंग स्टेटस हमें आता है। एनालाइजिंग स्टेटस, अभी ये एनालाइजिंग स्टेटस एनालिसिस का स्टेटस जो होता है वो हमें नज़र आता है। रेडी, एनालिसिंग, राइजिंग। रेडी, अब ये रेडी मोड में है कि अभी ये इसको हम सैंपल दे सकते हैं, हर चीज़ इस सैंपल की एंटर है। तो जब ये हम रेडी सैंपल देंगे तभी ये एनालाइजिंग मोड में चला जाएगा। रेडी की जगह हमें एनालाइजिंग नज़र आएगा। और इसके बाद जब सैंपल पूरा रिज़ल्ट देगा तो राइजिंग में चला जाएगा। राइजिंग में हमारे पास ये जो पाइप्स वगैरह इसमें लगे हेमाटोलॉजी एनालाइज़र में, तभी इसकी हमें वो सफाई करेगा इसके बाद हमें रिज़ल्ट देता है। रिज़ल्ट के बाद हम उसका देखते हैं, उसका प्रिंट का बटन भी है नीचे। अगर हमें प्रिंट निकालना हो तो हम प्रिंट निकालते हैं, अगर हमने वैसे ही देखना हो तो उधर स्क्रीन पे देख लेते हैं। उसके बाद हमें कीबोर्ड नज़र आ रहा है। कीबोर्ड में 3 तरह के कीज़ होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ होते हैं, नेगेशन कीज़ होते हैं, शॉर्टकट कीज़ होते हैं। न्यूमेरिक कीज़ में हम आईडी, सैंपल वगैरह जो ऐड करते हैं तब हम न्यूमेरिक या हम उधर सेटिंग करते हैं, वेवलेंथ वगैरह की सेटिंग करते हैं, तो हम ये न्यूमेरिक कीज़ यूज़ करते हैं। नेगेशन कीज़ हम यूज़ करते हैं जब हम कर रहे हो आईडी चेंज कर रहे हो, आईडी वगैरह चेंज कर जब करते हैं तब हम नेगेशन कीज़ यूज़ करते हैं। शॉर्टकट कीज़ भी हमारे पास होते हैं जैसे सैंपल, नंबर, एंटर, सिलेक्शन, मोड, हेल्प, शटडाउन, ये हमारे पास सैंपल कीज़ में आते हैं। इसके बाद प्रोब एंड स्टार्ट बटन हमारे पास आता है। प्रोब हमारे पास हेमाटोलॉजी एनालाइज़र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे हम उसको सैंपल देते हैं, जहाँ से यूज़ फॉर एस्पिरेटिंग मीन लेना, सैंपल लेना, सैंपल देते हैं इधर। प्रोब हम यूज़ करते हैं सैंपल के लिए। सैंपल जब हम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र को देते हैं तो हम प्रोब से देते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, QC मीन क्वालिटी कंट्रोल जब हमने देना हो तभी हम प्रोब के ज़रिए से देते हैं। प्रोब के नीचे एक बटन होता है, बटन ग्रीन कलर का बटन होता है। जब हमें सैंपल देना होता है तब हम ग्रीन बटन दबाते हैं तो वो सैंपल को ले लेते हैं, एस्पिरेट करता है। इसके बाद हमारे पास आता है ट्रैप चेम्बर, प्रिवेंट द रिएजेंट फ्रॉम द फ्लोइंग इनटू द वैक्यूम पंप ऑफ द कंप्रेसर। ये इसमें हमारे पास एक कंप्रेसर लगा होता है जो वैक्यूम पंप को, मतलब रिएजेंट वगैरह उसमें ना जाए तो उसके फ़्लो को हम वो करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि सैंपल कौन सा रिक्वायर्ड होता है, सैंपल किस तरह लेना होता है, सैंपल किस चीज़ में लेंगे। सैंपल हम इस तरह लेंगे कि सबसे पहले टर्निकेट लेंगे। टर्निकेट से पहले हम DTA एंटी कोगुलेटेड ट्यूब हम यूज़ करेंगे इसके लिए, सैंपल के लिए। इसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले ट्यूब लेंगे, उसको चेक करेंगे कि इसके अंदर रिएजेंट है कि नहीं है। टर्निकेट लेंगे, टर्निकेट लगाए, इसके बाद सिरिंज से हम ब्लड लेंगे और DTA एंटी कोगुलेटेड ट्यूब पर स्पेसिफिक और मार्कर बना होता है वहाँ तक हम उसको भर देंगे। DTA में हमारे पास 2 टाइप्स के DTA आते हैं। एक 2
के 2 ADTA आते हैं, एक के 3 ADTA आते हैं। के 2 पहले यूज़ होते थे, इसमें हमारे पास जो रिएजेंट होता था ये ऐसे पाउडर की फार्म में होता था, और के 3 में अब जो आ रहे हैं इसमें जो रिएजेंट होता है ये अब लिक्विड फार्म में है। ये था आज का जो लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट था, हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।